अब हम ने जो कंपोजिट फंक्शन पढ़े हैं बेटा एफओजी और जीओएफ, ठीक है, उस पर हम आज और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एफ एक्स हमें दे रखा है सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5 और जी एक्स हमें दे रखा है 2x माइनस 3। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है एफ ओ जी एक्स की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला तो बेटा अपन जानते ही, अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस ही किया था, एफ ऑफ जी एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है, कौन से फंक्शन पर जाना है बेटा, जल्दी बताओ। एफ एक्स पर जाना है, यहाँ एफ लिखा हुआ है तो एफ एक्स पर जाना है। और एफ एक्स पर जाकर के हमें क्या करना है, जहां पे भी एक्स नजर आ रहा है आपको वहां एक्स की जगह जी एक्स लिखना है। तो जी एक्स का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। और जी एक्स की वैल्यू हमें मालूम है, क्वेश्चन में दे रखी है इन्होंने। जी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3, इसका होल स्क्वायर प्लस 5। इसका होल स्क्वायर कर दो, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है ना। माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 12x प्लस 5। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आता है ना बेटा सबको। ये हमारे पास आंसर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एफ ओ जी एक्स। अब आपसे किसी ने कहा कि आप कैलकुलेट करो एफ ओ जी माइनस 1 क्या होगा। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ बेटा मुझे। एफ ओ जी माइनस 1, तो 30 क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू माइनस 1 प्लस का 40। तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस होता है तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। तो ये अपने पास कितना आंसर आ गया बेटा 30 आ गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आप बेटा मुझे जीओ एफ कैलकुलेट करके बताइए। एफ ओ जी तो आपने कैलकुलेट किया, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन में सेम जो ये हमने लिया था, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, जी ओ एफ। फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बताओ बेटा। 2x स्क्वायर प्लस 7 2x स्क्वायर प्लस 7। चलो अपन देख लेते हैं, जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा बेटा ये। अब हम कहाँ पहुंचेंगे, जी वाले फंक्शन पर, मतलब जी एक्स पर। जी एक्स पर हम पहुंच गए। जी एक्स में जहां पे भी एक्स नजर आ रहा है वहां हमें क्या पुट करना होगा बेटा, एक्स की जगह एफ एक्स पुट करना होगा। इसमें बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। देखो बेटा 2 एफ एक्स की वैल्यू हमें इन्होंने दे रखी है, क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7। ये हमारे पास जीओ एफ एक्स आ गया। तो हमसे यही पूछते हैं बेटा एफ ओ जी और जीओ एफ, यही हमसे ज्यादा पूछा जाता है। एफ ओ एफ पूछ लें तो उसको भी हमें इसी पैटर्न से करना है, ठीक है ना। चलो कर लेते हैं हम एफ ओ एफ। एफ ओ एफ, एफ ओ एफ को क्या लिखेंगे बेटा अपन, एफ ऑफ एफ एक्स। अब एफ वाले फंक्शन पे पहुंच जाओ जहां पे भी एक्स नजर आ रहा है आपको, ठीक है, जहां पे भी एक्स नजर आ रहा है वहां एक्स की जगह क्या लिख दो एफ एक्स। एफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। इस x की जगह बेटा हमने क्या लिख दिया, एफ एक्स लिख दिया। अब वापस से एफ एक्स की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका भी स्क्वायर प्लस का 5। अब होल स्क्वायर एक्सपेंड करना आता है आपको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगी पावर, प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 और एक्स स्क्वायर प्लस का 5।
तो हमारे पास आंसर आ गया x की पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 30। ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। इस पर आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपके मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे, अपनी डीपीपी में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब हमारे पास कोई फंक्शन a टू b में डिफाइन है तो उसको हम b टू a डिफाइन कर दें तो वो इनवर्स हो गया। या हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है और हम x की वैल्यू यदि निकालना चाहें तो हमारे पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा। इस f को इधर की साइड ले जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो यदि हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू f इनवर्स y। ये हमारे पास फंक्शन का क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन आ गया। ये f इनवर्स y क्या है बेटा, इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अब इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हमारे पास दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। इसका आपको बेटा इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो देखो एफ एक्स इसके बराबर होता है y के, इसको y एज्यूम कर लो आप एफ एक्स को। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या है, हम एफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो 7 को इधर ले आओ, y प्लस 7, ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है ना, y प्लस 7 किसके बराबर आ गया, हमारे पास x के बराबर आ गया। हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब हमारे पास x इक्वल टू इस तरीके से लिख लेते हैं y प्लस 7, और इस x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, f इनवर्स y लिख सकते हैं क्या बेटा, f इनवर्स y। यदि y इक्वल टू एफ एक्स है तो x क्या होगा, f इनवर्स y होगा। तो ये y प्लस 7 आ गया। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल स्टेप है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एफ एक्स की जगह y पुट करना है। ठीक है ना, एफ एक्स की जगह y पुट किया, फिर उसके बाद आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली इन टर्म्स ऑफ y, ये लिख दिया दोबारा से इसी को। अब हम जानते हैं यदि हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है तो x की वैल्यू किसके इक्वल है, f इनवर्स y के इक्वल है। तो x की जगह हमने f इनवर्स y लिख दिया, ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया। तो x माइनस 7 का इनवर्स फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, y प्लस 7। लेकिन इनवर्स फंक्शन जब हम लिखते हैं तो जनरली x की टर्म में ही लिखते हैं। तो फंक्शन में तो हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, दोनों जगह y की जगह क्या लिख दो, x लिख दो। तो हमारे पास f इनवर्स x क्या हो जाएगा, x प्लस 7। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 7 का इनवर्स फंक्शन क्या होगा, x प्लस 7 होगा। ये प्रोसीजर है हमारे पास इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करने का। देखो बेटा ये समझ में आया क्या, क्या बेटा? अरे कुछ तो बोलो। यस सर आ गया। बाकी लोगों को बेटा, ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x प्लस 3, एफ एक्स इक्वल टू क्या है बेटा अपने पास, 2x प्लस 3 है। ठीक है ना, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो अपना प्रोसीजर क्या है, हम एफ एक्स की जगह क्या पुट करते हैं बेटा, y पुट करते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2x प्लस 3 आ गया। ठीक है, समझ में आया बेटा? अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। मतलब y माइनस 3 इक्वल टू 2x आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, y माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, बस दो ही स्टेप का काम है बेटा। ठीक है,
हमने क्या किया, जो भी फंक्शन है उसको y एज्यूम कर लिया और हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y। बिल्कुल इजी है ये कैलकुलेट करना, तो ठीक है ना। x की सारी वैल्यूज एक तरफ ले आओ, y की एक तरफ ले आओ, आ जाएगी अपने पास। अब और भी हम स्टेप छोटा कर सकते हैं, जैसे यहाँ तो हमने पूरा स्टेप लिखा, x की जगह f इनवर्स y लिखा। आप तो सिर्फ इतना भी कर सकते हो बेटा, जो ये x की वैल्यू आई, ठीक है, यही हमारा इनवर्स फंक्शन है, यही हमारा क्या है, इनवर्स फंक्शन है। बस y की जगह क्या पुट कर दो, x पुट कर दो, ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो बस इतना सा प्रोसीजर करना है आपको, बस x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। x की जो भी वैल्यू y की टर्म में आ गई वो ही हमारा क्या है बेटा, इनवर्स फंक्शन। ठीक है ना, बस y की जगह क्या पुट कर दो, x पुट कर दो। अरे समझ में आया क्या? यस सर। सर एक बार ऊपर कर दो क्या प्लीज? पिछला वाला क्वेश्चन देखना है क्या बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर। इसका इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करके बताओ बेटा जल्दी से आप लोग। 2 माइनस 5x, टू माइनस एक्स अपॉन 5। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, y एज्यूम करेंगे। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 5x को हम इधर ले आए और y को हम दूसरी साइड ले जाएं। x आ गया हमारे पास 2 माइनस वाई अपॉन 5। ठीक है, अब हमारे पास जो x आता है वो ही हमारे पास इनवर्स फंक्शन होता है, तो हम क्या देंगे, f इनवर्स x क्या है बेटा, 2 माइनस एक्स अपॉन 5। बस y की जगह x पुट कर दो। ठीक है, तो ये इनवर्स फंक्शन भी बेटा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हमसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसी पर, इनवर्स फंक्शन पर ही। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 5। इसका आपको इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एफ एक्स की जगह क्या पुट करो, y। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ y, तो अभी फिलहाल हम क्या करें, क्या ऑप्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x माइनस 5 को y से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स वाई माइनस का 5y आ जाएगा, इक्वल्स टू x प्लस 5। अब हम x की वैल्यू को एक तरफ लिख लें, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना हमें, तो ये वाला x इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, और 5y को हम उधर ले जाएं तो 5y प्लस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ गया y माइनस 1, और इन दोनों में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या जाएगा y प्लस 1, और x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 5 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, बस यही तो कैलकुलेट करना था हमें, x की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करनी थी। अब जो x की वैल्यू आई है वही तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन है, बस उसमें y की जगह क्या पुट कर दो, x पुट कर दो। ये हमारे पास आंसर है। देखो बेटा, ये क्या समझ में आया क्या ये? यस सर। ठीक है, तो अब इनवर्स फंक्शंस पे जब हम और प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे कोई टिपिकल नहीं है, बस आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ y। अब यहाँ x मल्टीपल साइड था, ठीक है ना, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके कैलकुलेट करना पड़ा। ऊपर के क्वेश्चंस में इजीली कैलकुलेट हो गया था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अपने एग्जाम में आया हुआ है, सेम ऐसा क्वेश्चन, बस 5 की जगह 2 है उसमें। ठीक है,
तो यहाँ पे भी आंसर में बस 5 की जगह 2 आ जाएगा, बाकी सेम आंसर। अब देखो हमने फंक्शन डिफाइन किया कि हमारे पास जो भी फंक्शन होता है वो कहां से कहां डिफाइन है, सेट ए टू सेट बी। ठीक है, सपोज ये हमारे पास सेट ए है, 1 2 3 4, और ये हमारे पास सेट बी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो यदि हमारे पास बेटा फंक्शन सेट ए टू सेट बी डिफाइन है, तो हमारे पास सेट ए के जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ये क्या है बेटा अपने पास, डोमेन। तो डोमेन को हम डी से भी डिनोट करते हैं। ये तो हो गया अपने पास 1 2 3 4। समझ में आ गया बेटा डोमेन क्या है। सेट ए से सेट बी में यदि कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ठीक है, और सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन हमारे पास क्या है, सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ये हमारे पास हो गया डोमेन एंड कोडोमेन। इसमें बेटा किसी को कोई तकलीफ, जल्दी बताओ। नो सर। अब सपोज 1 इज रिलेटेड टू ए, ठीक है, 2 रिलेटेड टू बी, 3 related to D, and 4 also related to D। ठीक है, फंक्शन है या नहीं पहले तो ये बताओ मुझे बेटा। यस सर। फंक्शन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, वेरी गुड। ठीक है, अब 1 ए से रिलेटेड है तो इसे हम कहते हैं इमेज ऑफ 1 इज ए, और इसको मैथमेटिकली हम ऐसे डिनोट करते हैं F1 इज इक्वल टू ए। मतलब F जो 1 है अपने पास, ठीक है, डोमेन का, वो किससे रिलेटेड है बेटा, ए से रिलेटेड है। ठीक है ना, समझ में आया बेटा। इमेज ऑफ 1 इज ए। इमेज ऑफ 2 बताओ बेटा जल्दी से। बी। बी, मतलब F2 क्या हो जाएगा अपने पास, बी हो जाएगा। इमेज ऑफ 3 बताओ। क्या होगा, डी होगा क्या। और इमेज ऑफ 4, ये भी क्या है अपने पास, डी है। तो अपने पास 4 की 3 और 4 दोनों की इमेज क्या है, सेम है। हो सकती है सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। ठीक है, अपना डेफिनेशन है वो अलाउड करती है कि अलग अलग एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, अब यदि हमारे पास 1 की इमेज ए है तो हम ऐसा कह सकते हैं, प्री इमेज ऑफ ए इज 1। उल्टा डिफाइन कर रहे हैं हम, ठीक है ना, उल्टा कह रहे हैं। पहले हमने 1 से कहा था, 1 से डिफाइन किया था, और इसको हम डिनोट करते हैं F इनवर्स A इज इक्वल टू 1। वही इनवर्स फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। F1 यदि A है तो 1 किसके इक्वल होगा, F इनवर्स A के इक्वल होगा। ठीक है, B की प्री इमेज बताओ बेटा। 2 है, ठीक है ना, B की प्री इमेज क्या है, 2। F इनवर्स B इज इक्वल टू 2। और D की प्री इमेज बताओ। 3 and 4। 3 and 4। F इनवर्स D, ये 3 से भी रिलेटेड है, 4 से भी, तो इसकी 2 इमेज हो जाएगी, प्री इमेज हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। इमेज और प्री इमेज का चक्कर समझ में आ गया क्या बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा चीज है। ठीक है, आपसे कई बार पूछ ले बाई चांस किसी क्वेश्चन में कि आप इस एलिमेंट की इमेज बताओ या इस एलिमेंट की प्री इमेज बताओ, तो आपको मालूम होना चाहिए होता क्या है। सारी इंफॉर्मेटिव चीजें, कोई दिमाग नहीं लगाना।
अब हमारे पास एक वैल्यू और होती है रेंज। रेंज क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या है बेटा हमारे पास? एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन which have their pre-image in domain। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कोडोमेन के ऐसे एलिमेंट जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है डोमेन में, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में, तो टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, मैथ्स की लैंग्वेज हो गई, हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम कह सकते हैं कोडोमेन के रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास रेंज है। कौन कौन से रिलेटेड एलिमेंट है बेटा, जल्दी बताओ कोडोमेन के। A, B and D। ए, बी एंड डी, ये हमारे पास कोडोमेन के रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। ए, ये बी, और कौन सा है बेटा? ये डी। तो इसको हम रेंज कहेंगे। तो कोडोमेन, डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? क्या क्या है अपने पास? जल्दी से हाँ या ना बोल दो भैया। यस सर। ठीक है, अच्छा हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि ये जो ये रेंज है ये सबसेट होगा हमारे पास कोडोमेन का, यस सर। या उसके इक्वल भी हो सकता है? यदि सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है, सारे ही एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, तो कोडोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और सारे एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है कोडोमेन के, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होगा? रेंज हमेशा सबसेट होगा किसका? कोडोमेन। ठीक है, तो ये हमारे पास कोडोमेन, डोमेन और रेंज क्या होते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए बेटा। ठीक है, अब कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1/x। f(x) किसके इक्वल है बेटा? 1/x के इक्वल है। ठीक है, तो आपको इसका, इस फंक्शन का डोमेन बताना है क्या होगा। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? ठीक है, अब डोमेन का मतलब क्या होता है? जो x की वैल्यूज हैं वो डोमेन। हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास x की वैल्यू जो होती है वो मतलब डोमेन की वैल्यू को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोडोमेन या रेंज जो हमारे पास होती है, ठीक है ना, वो f(x) से होती है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखो जो फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा उसमें x की वैल्यू क्या होती है? हमारा डोमेन। और जो हमारे पास f(x) है या f(x) को हम y से भी डिनोट करते हैं, ये होती है हमारे रेंज। मतलब डोमेन पूछा है, मतलब इसका मतलब ये पूछा है कि आप x की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। 1/0 क्या होता है, कोई बताएगा क्या बेटा? इन्फिनिटी। 1/0 को हम कहते हैं इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। मतलब यदि x की वैल्यू 0 हो गई तो f(x) तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा? ठीक है, तो इसका मतलब हम x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं ले सकते जिससे f(x) नॉट डिफाइन हो जाए। तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ऐसा कह देंगे क्या कि हमारा जो डोमेन है वो कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी रियल नंबर ले लो एक्सेप्ट 0। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। देखो बेटा सही है क्या? ये समझ में आया क्या आपको? सर ये r-0 क्यों लिखा है? भाई x की आप सारी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी ले लो आप। x की वैल्यू 2, 5, -2, 3/2, 4/2, बस आप एक ही वैल्यू नहीं ले सकते, 0। ठीक है ना, इसका मतलब आपका डोमेन क्या है? एनी नंबर एक्सेप्ट 0। अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे एनी नंबर एक्सेप्ट 0 को? कि हम डोमेन कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं, बस क्या नहीं ले सकते बेटा? 0 नहीं ले सकते, इसलिए माइनस कर दिया हमने। ठीक है क्या? अरे हाँ ना तो बोलते रहा करो भाई, कोई ना कोई। यस सर।
भाई हम x की सारी वैल्यू ले सकते हैं, सारी वैल्यू का मतलब रियल नंबर ही तो होता है, ठीक है ना। दो ही तो तरह की वैल्यू होती है अपने पास नंबर सिस्टम में, एक तो रियल नंबर और एक इमेजनरी नंबर, ठीक है। तो इमेजनरी नंबर को आप छोड़ दो, ठीक है ना, तो आपके पास रियल नंबर बचते हैं, इमेजनरी नंबर तो वो है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो हमारे पास रियल नंबर है अपने पास, ठीक है ना। तो मतलब हम एक्स की कोई सी भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, कोई सा भी रियल नंबर की वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन बस जीरो नहीं ले सकते। तो उसको रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है अपने पास। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x-2, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x-2, ठीक है। अब बताइए इसका डोमेन क्या होगा बेटा। ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2, यदि हमने 1 ले लिया तो क्या दिक्कत होगी एक्स की वैल्यू? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव तो हो जाए, नेगेटिव में क्या दिक्कत है? ठीक है, नेगेटिव तो पॉसिबल वैल्यू है ना बेटा, ठीक है। तो हमें x की वो वैल्यू हटानी है, वो वैल्यू नहीं लेनी है जिससे एफ एक्स क्या हो जाए, नॉट डिफाइन हो जाए। तो ऐसा कब होगा? जब डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, जल्दी बोलो। 0। जीरो। और डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, उसके लिए x की कौन सी वैल्यू चाहिए हमें? 2। 2। यदि x की वैल्यू 2 आ जाती है हमारे पास, तो ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, जीरो हो गया। और हम जानते हैं 1/0 नॉट डिफाइन होता है। बाकी आप डिनोमिनेटर में जीरो के अलावा कोई सा भी नंबर रख लो तो वो डिफाइन नंबर आएगा। तो हम कहेंगे कि हमारा जो डोमेन है वो क्या हो सकता है बेटा, एनी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 2। ये हमारा डोमेन। देखो बेटा, पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल, बस आपको डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, क्या समझ में आया क्या बेटा? यस सर। सर डोमेन और रेंज की वैल्यू नेगेटिव और फ्रैक्शन भी हो सकती है। कुछ भी हो सकती है। नेगेटिव वैल्यू ने बेटा क्या पाप किया है, वो भी तो नंबर सिस्टम में हमारे नंबर्स है ना, डिफाइंड नंबर्स हैं। फ्रैक्शन भी डिफाइंड नंबर है, ठीक है ना। तो हमारे पास डोमेन रेंज कुछ भी हो सकता है, बस नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। चाहे वो पॉजिटिव हो, जीरो हो, ठीक है ना, या अपने पास नेगेटिव हो, बस अपने पास इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, 1/0 नहीं होना चाहिए। और इमेजनरी नंबर्स नहीं होने चाहिए। इमेजनरी नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, मालूम है क्या? √-3, आयोटा। √-2। अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं इनको बेटा हम क्या कहते हैं, इमेजनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो डोमेन और रेंज है बेटा वो रियल नंबर होने चाहिए, इमेजनरी नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। बस ये दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। समझ में आया क्या बेटा ये? यस सर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1/x-2 इंटू x-3। फटाफट मुझे इसका डोमेन बता दो बेटा जल्दी से। एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 3। यस, वेरी गुड। एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 3। क्योंकि 2 पुट करने पर भी x-2 है, ये जीरो हो जाएगा तो सबको जीरो कर देगा। और यदि हम 3 पुट करेंगे तो ये x-3 वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में यदि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और 3। तब आप लोगों के दिमाग में बैठ गया ये, ठीक है क्या? आगे बढ़े बेटा, ये समझ में आ गया हो तो। यस यस यस। क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू √(x-5)। इसका आपको डोमेन बताना।
तो ये इमेजिनरी नंबर नहीं हुई? भाई अब अपने पास ये अंडर रूट आ गया। अब ये सोचो अपने पास ये रियल नंबर कैसे आएगा? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ सकता है क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं आ सकता। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो इमेजनरी नंबर हो गया। अभी अभी अपने कहा ना, ये तो इमेजनरी नंबर हो गया। इमेजनरी तो पॉसिबल है ही नहीं। नंबर क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो अपने पास क्या जरूरी है? अच्छा, अंडर रूट के अंदर जीरो आ सकता है क्या यहाँ पे? ये बताओ। नो। क्यों भाई? अंडर रूट जीरो क्या होता है? जीरो, जीरो तो अपना जीरो। रियल। जीरो ने क्या पाप किया है? पर जीरो नीचे नहीं आ सकता कूद करके, ठीक है ना? अपॉन में नहीं आ सकता जीरो। न्यूमरेटर में तो जीरो आए भले ही। जीरो तो अपना क्या है? रियल नंबर है या नहीं है बेटा? ठीक है, तो ये क्या था? x माइनस 5। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो x माइनस 5 है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ऐसा कहेंगे या नहीं कहेंगे? जल्दी बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, मतलब अपने पास ये अंदर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, चाहे जीरो आ जाए, चाहे कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए भले ही, लेकिन जीरो से छोटा नंबर मतलब नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या दिया? x माइनस 5 इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आ जाएगा क्या बेटा? ठीक है, तो ये हमारा डोमेन हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इसमें किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ मुझे बेटा। और इसमें जीरो वाली कंडीशन कहाँ गई? जीरो रियल नंबर है या नहीं है? पहले तो ये बताओ। कैसे? है तो जीरो आ सकता है क्या? हाँ सर। और जीरो कब आएगा? जब x किसके इक्वल होगा? 5 के, इसलिए हमने इक्वल टू ले लिया। ठीक है ना? ओके। तो अपने पास x माइनस 5 क्या होगा? या तो जीरो के इक्वल हो जाए या जीरो से ग्रेटर हो जाए। उस कंडीशन में हमारा fx क्या होगा बेटा? डिफाइन होगा। ठीक है, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जैसे ही x 5 के इक्वल होगा, हमारे पास जीरो आंसर आ जाएगा। जीरो तो वैलिड आंसर है। अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो तो वैलिड है, ठीक है ना, लेकिन 1/0 क्या है? नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में भले ही जीरो हो जाए अपने पास। ठीक है बेटा, समझ में आया ये चीज? चलो, अब इस पर डोमेन पर हम अभी और क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हमारे पास जो ब्रैकेट्स होते हैं बेटा, ठीक है ना, जो इंटरवल होते हैं अपने पास ब्रैकेट्स, एक तो होता है ये, जैसे हमने कहा x इज बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट a कॉमा b। इसका मतलब होता है हमारे पास x की वैल्यू a, ठीक है, और b के बिटवीन है। a से बड़ी है और b से क्या है? छोटी है। अपने पास a और b के बराबर भी नहीं है बेटा। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। जो फर्स्ट है इसको क्या कहते हैं बेटा अपन? ओपन इंटरवल। ठीक है, यदि हमें a और b की वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है x में, तो हम ये छोटा वाला मिडिल स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। सेकंड होता है बेटा अपने पास क्लोज्ड इंटरवल। उसमें इसको हम लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू बड़ा ब्रैकेट a कॉमा b। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास x की वैल्यू a से तो बड़ी होगी और उसके बराबर भी हो सकती है, लेकिन b से छोटी और उसके बराबर होगी। इसका ये मतलब है अपने पास। ठीक है, जैसे सपोज हमने लिख रखा है x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट लगाया हमने, ठीक है ना, बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट 2 and 5। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी और 5 से छोटी, मतलब ये नंबर लाइन बनाए हम, यहाँ हमारे पास 2 है और यहाँ हमारे पास 5 है, तो इसके बीच की सारी वैल्यूज x की हो सकती है। 2 और 5 के बिटवीन तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी वैल्यू x की हो सकती है 2 और 5 के बिटवीन। ठीक है, लेकिन 2 और 5 के इक्वल नहीं होगी। और बड़ा ब्रैकेट लगा दिया तो इक्वल भी हो जाएगी हमारे पास। समझ में आ गया बेटा? ये हमारे पास ओपन इंटरवल जो है, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं कई बार, x बिलोंग्स टू, ये उल्टा ब्रैकेट, उल्टे ब्रैकेट का भी मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट। थर्ड है अपने पास मिक्स्ड इंटरवल।
मिक्स्ड इंटरवल मतलब x बिलोंग्स टू, जैसा आपको ये दे रखा है, यहाँ पर a लिख दिया और यहाँ पर b लिख दिया। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये a और ये b। इसका मतलब कौन बताएगा बेटा जल्दी से? x बिलोंग्स टू मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी बताओ भाई? सर एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में होगी और बी इंक्लूडेड होगा पर ए इंक्लूडेड नहीं होगा। ये हो जाएगी। ए पर तो ओपन इंटरवल मतलब x की वैल्यू a के इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन b पर क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब x की वैल्यू b के इक्वल भी हो सकती है और a और b के बिटवीन होगी। और यदि आपको इस तरीके से लिख रखा है x बिलोंग्स टू a कॉमा b, या इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a कॉमा b और यहाँ ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू a और b के बिटवीन होगी, लेकिन किसके बराबर हो सकती है? a के या b के? ए के बराबर, ए a के। के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। और एक कई बार आपने देखा हम ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू ए बी मिडिल ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं अपन। इसका क्या मतलब है? कि एक्स की वैल्यू ए और बी दोनों हो, मतलब x की वैल्यू a होगी और x की वैल्यू b होगी, इसके बिटवीन कोई वैल्यू नहीं लेंगे, बस x की वैल्यू क्या होगी? एक तो a होगी और एक b होगी। तो इसका मतलब तो हमें यदि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू बताना हो तो हम ये मिडिल ब्रैकेट लगाते हैं, और यदि हमें इंटरवल लगाना हो तो हम स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये इंटरवल बेटा समझ में आ गया आप लोगों को? सर अगर Yes, कोई sir. इंटरवल नहीं होता तो भी अपन उसको यही मानते हैं ना कि वैल्यू वही है, जैसे अगर एक्स बिलोंग्स टू ए बी है विदाउट इंटरवल, x बिलोंग्स टू ए बी, ए कॉमा बी, a कॉमा b, ठीक है। ब्रैकेट कौन सा लगाओगे? कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू ए और बी है ना। कि हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो, ठीक है ना। तो जो हमें टेक्स्ट में तो पर कोई ना कोई ब्रैकेट तो लगाना पड़ता है बेटा, या फिर आप ऐसे लिखो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ठीक है। ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ऐसे हम नहीं लिखते हैं, ऐसा हम कुछ नहीं लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू a कॉमा b कॉमा c कॉमा d, ऐसे नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। हाँ तो ये इंटरवल समझ में आ गया क्या भाई सबको? हाँ अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो भाई? ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ सर, आगे समझ। आ गया भाई समझ में?